घर एक सपनों का आशियां, हर इंसान की लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम। घर सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं होता, वो होता है एक इमोशन। माँ बाप की उम्मीदें, बच्चों की हंसी और जिंदगी भर की मेहनत का नतीजा। लोग अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, लोन लेते हैं, सालों तक सैक्रिफाइस करते हैं सिर्फ एक चीज के लिए, अपना घर। पर सोचो, अगर वही घर जिसमें तुमने अपनी जिंदगी बसाई थी, अगर वही घर तुम्हारी सांसें छीनने लगे, अगर रात के अंधेरे में उसी घर के अंदर कोई और भी रहने लगा हो, तो क्या तुम उस घर से भाग पाओगे? या फिर वो घर क्या तुम्हें कभी जाने देगा? ये कहानी एक ऐसे घर की जो सपनों का आशियाना था, पर बन गया जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर। ये कहानी है राकेश की, और कैसे उसका सपनों के घर ने उसका सब कुछ छीन लिया। हाँ जी दोस्तों, सो वेलकम टू अवर चैनल स्टोरीज बाय डी, एक ऐसा चैनल जहां पे आपका भाई सुनाता है आपको कुछ थ्रिलिंग, स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज। और आज की जो कहानी है दोस्तों, बहुत हैवी कहानी है, भयानक हॉरर स्टोरी है, एक खतरनाक हॉन्टेड हाउस की कहानी है। पर कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज है आपके भाई का हैप्पी बर्थडे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे विश कर देना। थैंक यू सो मच। चलो कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी राकेश की है, एंड एज यूजुअल मैंने लोगों के नाम और जगह के नाम चेंज कर दिए, ऑब्वियसली फॉर प्रिवेसी रीजंस। और ये जो कहानी है मैं आपको राकेश के शब्दों में ही सुनाऊंगा, जैसे उसने मुझे लिख के भेजी है मैं उसी तरह से आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, राकेश लिखता है कि ये घटना 2021 की है, जब उसकी जॉब ट्रांसफर हुई थी। पहले वो इंदौर में काम करता था, लेकिन कंपनी ने उसे भोपाल शिफ्ट कर दिया था। नया शहर, नया एनवायरनमेंट और ऊपर से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए वो चाह रहा था कि जल्दी से जल्दी एक ठीक ठाक रेंटेड हाउस उसे मिल जाए। उसकी फैमिली में 3 लोग थे, वो खुद, उसकी वाइफ पूजा जो कि एक सिंपल, रिलीजियस और इमोशनली स्ट्रांग औरत थी, और उसका एक 7 साल का प्यारा सा बेटा आरव, जो उस वक्त 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ता था। राकेश बताते हैं कि आरव बहुत ही चीयरफुल बच्चा था। नया घर, नया शहर, ये सब उसके लिए एक एडवेंचर जैसा था। इसी वजह से राकेश चाहता था कि घर थोड़ा स्पेशियस हो, जहां बच्चा फ्रीली रह सके, खेल सके, दौड़ सके। भोपाल में उन्होंने लगभग 2 हफ्ते घर ढूंढने में लगा दिए। कभी रेंट ज्यादा होता, कभी लोकेशन पसंद नहीं आती थी, कभी घर बहुत छोटा होता था। घर की तलाश में राकेश बहुत ज्यादा थक गया था और ऑलमोस्ट गिव अप करने वाला था कि एक दिन उसे एक ब्रोकर का कॉल आता है। सर जी, एक घर मिला है, थोड़ा सा पुराना है लेकिन बहुत बड़ा है, स्पेस अच्छा है, और जिस रेट में मिल रहा है ना सर जी, आपको मजा आ जाएगा। वैसे तो राकेश का घर खरीदने का कोई प्लान नहीं था, पर जिस रेट पे वो घर मिल रहा था वो राकेश को बहुत लुक्रेटिव लगा। नेक्स्ट डे ब्रोकर और राकेश दोनों उस घर को देखने के लिए जाते हैं, और जब वो घर के बाहर पहुंचते हैं तो सबसे पहली चीज जो राकेश नोटिस करता है वो करता है सन्नाटा। रोड पे ट्रैफिक था, लेकिन जैसे ही वो घर के गेट के पास आते हैं ना, वहां आती आवाजें धीमी हो जाती हैं। घर का गेट लोहे का था, थोड़ा सा जंग सा लगा हुआ था उसमें। अंदर जाते एक छोटा सा आंगन था जिसमें मिट्टी और सूखे पत्ते बिखरे हुए थे, जैसे काफी टाइम से सफाई नहीं हुई हो, मतलब मेंटेनेंस थोड़ी सो थी उस घर की। ये घर 2 मंजिला था। नीचे एक बड़ा सा हॉल था जिसमें एक पुराना सा सीलिंग फैन लगा हुआ था, किचन साइड में थी और एक छोटा सा पूजा रूम भी बना हुआ था। ऊपर जाने के लिए लकड़ी की पुरानी सी सीढ़ी थी, जिसमें हर कदम पे हल्की हल्की सी चर चर की आवाज आती थी। वो होती ना पुरानी सीढ़ियां, बिल्कुल लकड़ी की, बिल्कुल वही। ऊपर के फ्लोर पे भी 2 बेडरूम्स थे। कमरे काफी बड़े थे, लेकिन दीवारों पर ना पुरानी सीपेज के निशान थे, मतलब वो थोड़ी सीलन वीलन टाइप का था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे बहुत टाइम से मेंटेन नहीं है घर। खिड़कियों के बाहर ग्रिल्स लगी हुई थी और हवा थोड़ी सी हैवी लग रही थी। काफ़ी ऐसा होता है ना, जब घर बंद होता है तो राकेश बताता है कि वही वाली फीलिंग आई कि घर को जैसे पता नहीं कब से खोला ही नहीं गया है, उस तरह की उसको वाइब आई वहाँ पे। अब घर थोड़ा अजीब तो था, लेकिन इस एरिया के बाकी घरों के जो रेट थे, ये उससे 20 लाख रुपए कम में उसे मिल रहा था। राकेश के पास बहुत ज़्यादा सरप्लस पैसा नहीं था, पर वो होता है ना, घर सिर्फ घर नहीं होता दोस्तों, एक इमोशन होता है। राकेश ने सोचा कि उसकी जो भी सेविंग्स हैं, और अगर वो लोन वगैरह लेके इस घर को किसी तरह से खरीद लेता है, तो एक तो हमेशा से वो रेंट के लिए बच जाएगा, दूसरा ये जबरदस्ती डील उसको मिल जाएगी। क्योंकि घर ऑब्वियसली राकेश ने मल्टीपल तरीके से सोचा। उसने सोचा कि भाई अप्रिशिएटिंग प्रॉपर्टी भी है, मेरे घर वाले भी सेफली रह लेंगे, और अपना घर तो दोस्तों अपना घर ही होता है। घर की डील करने से पहले राकेश ने ब्रोकर को फोन करा और उससे पूछा कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं है इस घर में, सब चीज ओके है ना? इस बात पे ब्रोकर ने बस इतना सा कहा, नहीं सर, वो घर तो बढ़िया है, पर लोग ज्यादा टिकते नहीं है यहाँ पे। इस बात को उस समय राकेश ने बहुत लाइटली ले लिया, बट बाद में राकेश को पता चलेगा क्यों। घर की डीलिंग करने से पहले घर पे एक और बार विजिट करी राकेश ने, और वहाँ पे लैंडलॉर्ड जो था उस टाइम पे, उसको बुलाया गया। एक पतला सा बुजुर्ग सा आदमी, जिसका चेहरा हमेशा से ना थका सा लगता था, वो घर के बस बाहर खड़ा रहा, घर के अंदर नहीं आया।
और गेट पे खड़े होके ही उसने राकेश के साथ बातें करी। राकेश ने जिससे भी कंसल्ट किया, हर किसी ने उसको घर खरीदने की सलाह दी और इवेंचुअली राकेश ने किसी ना किसी तरह से पैसे इंतजाम करके वो घर खरीद लिया। रजिस्ट्री करने के टाइम पे ओनर ने उसे बस एक बात बोली जो कि राकेश को बड़ी अटपटी सी लगी। उसने बोला कि रात के टाइम ऊपर वाले फ्लोर पे ना बिना वजह जाना मत, और अगर रात को कोई आवाज आए ना तो ये सोच लेना कि पुराना घर है, इसलिए ज्यादा फिक्र नहीं करना। उस समय पे राकेश को ये वार्निंग बड़ी कैजुअल सी लगी। बाद में उसको समझ में आया कि ये कोई वार्निंग नहीं थी, ये उसका लास्ट चांस था। राकेश बताता है कि अब हमने शिफ्टिंग चालू करी और शिफ्ट होने की रात पूजा ने पहली बार घर में दिया जलाया, पूजा करी। आरव खेल रहा था, कूद रहा था अपने रूम में, वो हैप्पी भाग रहा था, सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। लेकिन उस रात जब मैं हॉल में अकेला खड़ा था तो मुझे सडनली लगा जैसे ऊपर से कोई मुझे देख रहा है। मैंने झटके से ऊपर मुड़ के देखा पर वहां पे कोई नहीं था। ऊपर कोई था तो नहीं, पर जब ऊपर की तरफ थोड़ा फोकस करके राकेश ने देखा तो उसको ऐसा महसूस होने लगा जैसे घर भी उसको वापस देख रहा हो। मुझे लगा क्योंकि मैंने अभी भी शिफ्टिंग करी है और प्लस इट वाज अ लॉन्ग डे फॉर मी, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा हेलुसिनेट कर रहा हूँ, थक गया हूँ, तो मैंने बस उसको ज़्यादा भाव नहीं दिया, मैंने इग्नोर किए। फिर उस रात शिफ्ट होने के बाद हम काफ़ी थक गए थे और पूजा ने बस इतना ही कहा कि यार अभी मत करो, आप सुबह आराम से सेट कर लेना चीजें। आरव अपने नए रूम में बड़े खुशी खुशी वो वहां पे सो गया था और पूजा और मैं नीचे हॉल में ही सो जाते हैं। इसके बाद रात के 1 बजे अचानक मेरी आंख खुलती है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लिया है। फिर मैंने सोचा कि यार नया नया घर है, मैं थोड़ा ओवरथिंक कर रहा हूँ, हम है नहीं कोई और, तो नाम कौन लेगा। एंड देन अगेन मैं फिर सोने की कोशिश करता रहा और फिर जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद करी किसी ने फिर मेरे कानों में मेरा नाम लिया, राकेश। वो आवाज इतनी धीमी थी कि समझ ही नहीं आया कि वो एक सपना था या हकीकत। मैं उठकर बैठ गया। हॉल में बिल्कुल अंधेरा था, बस स्टेयरकेस के पास वाली खिड़की थोड़ी सी खुली थी और वहां से स्ट्रीट लाइट अंदर आ रही थी। पूजा मेरे बगल में सो रही थी और उसकी सांसें नॉर्मल थी, सब कुछ ओके सा ही लग रहा था। तब अचानक किचन की तरफ से बर्तन हिलने की आवाज आई। दिल में एकदम से धक तो हुई दोस्तों, पर फिर मुझे लगा शायद किचन में कोई चूहा होगा क्योंकि बहुत टाइम से घर बंद था। मैं धीरे धीरे करके फिर उठा और किचन की तरफ जाने लगा। किचन में मैं पहुंचा, मैंने लाइट ऑन करी और मैंने देखा वहां पे कोई चूहा वगैरह तो मुझे दिखा नहीं। इसके बाद मैं देखने लगा कि कौन सा बर्तन गिरा है, पर मुझे वहां पे कोई बर्तन भी गिरा हुआ नहीं दिखा। आई वॉज सरप्राइज्ड और मैं मुड़ के वापस जाने लगा कि मेरे पीछे से स्टील के बर्तन के गिरने की आवाज आई बहुत तेज। मैं सडनली पीछे मुड़ के देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि किचन के स्लैब के ऊपर स्टील का ग्लास जो रखा हुआ था वो अब जमीन पे पड़ा हुआ था। उस ग्लास को देख के मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि वो ग्लास मैंने अभी अभी स्लैब के बीचों बीच रखा हुआ देखा था। मैंने ग्लास को उठाया, स्लैब के ऊपर रखा एंड देन अपने आप को समझाया कि यार कुछ इत्तेफाक होगा, कम ऑन यार। और मैं फिर हॉल की तरफ जाने लगा। जब मैं हॉल में पहुंचा तो मेरे को ऊपर से ना आवाज क्या आने लगी, वही आवाज, लकड़ी की सीढ़ी की वही आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे अपने पैर घसीट कर चल रहा हो। मैंने ऊपर देखा, वहां पे कुछ नहीं था, अंधेरा, कोई नहीं, लेकिन आवाज रुक ही नहीं रही थी। मैंने जोर से पूजा का नाम लिया और वो घबरा के उठ गई। मुझे भी आवाज आ रही है, उसने धीमी आवाज में मुझे बताया। ये सुन के मेरे हाथ ठंडे पड़ गए क्योंकि ये सिर्फ हमारा इमेजिनेशन नहीं था, पूजा को भी वही चीज सुनाई दे रही थी जो मुझे सुनाई दे रही थी। ये कैसे हो सकता था। इतने में ही ऊपर से आरव के रूम से आरव के रोने की आवाज आने लगती है और हम दोनों भाग के उसके रूम की तरफ जाते हैं। हम देखते हैं आरव अपने बेड पे बैठा हुआ है और वो पूरा पसीने से भीगा हुआ है। आरव, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो तुम? पापा वो अंकल नीचे चले गए ना, आरव रोते रोते बोलता है। और मैं गुस्से और डर दोनों में उससे पूछता हूँ कि कौन अंकल बेटा, कौन अंकल? और उसमें आरव बस सीढ़ियों की तरफ इशारा करता है। पूजा जाती है और आरव को गले से लगा लेती है और वो बेचारी बहुत घबरा जाती है। मैं उस टाइम पे ये सोच रहा होता हूँ कि यार कम ऑन, ऐसे थोड़ा हो सकता है यार, कम ऑन। अभी हम इस घर में आए हैं और ये चीजें थोड़ा होती हैं असली में यार, ये सब धोखा होता है यार, ये छलावा होता है यार। इट इज योर ब्रेन प्लेइंग गेम्स विद यू, ऐसा हो नहीं सकता, कम ऑन। मैं बस आरव को चुप कराता हूँ, उसको पानी पिलाता हूँ और उसको सुलाने की कोशिश करता हूँ। थोड़े टाइम बाद वो बेचारा बच्चा शांत भी हो जाता है। हम बाहर जाते हैं, ऊपर की तरफ देखने भी जाते हैं तो वहां पे सब नॉर्मल ही लग रहा होता है, पर जैसे हम नीचे जाने लगते हैं मैं सामने घड़ी नोटिस करता हूँ जिसपे 3:17 बज रहा है। उस घड़ी को जब मैं थोड़ा ध्यान से नोटिस करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसकी जो सेकंड वाली सुई है वो वहीं पर रुक गई है, जैसे किसी ने उस सुई को जबरदस्ती रोक दिया हो। सडनली घर की वोल्टेज डिम सी होती है, फैन की आवाज धीमी हो जाती है, लाइट हल्की सी फ्लिकर होती है और सीढ़ी की तरफ से ना फिर से एक आवाज आती है। ऐसा लग रहा था मानो आरव उठ के हमारी तरफ आ रहा हो, पर इस बार ये आवाज नीचे से आ रही थी। ये सब इतना स्कैरी था कि पूजा मेरा हाथ जोर से पकड़ लेती है और उसकी उंगलियां कांपने लगती है। वो मेरे कान में हल्के से बोलती है कि
हमें ऊपर नहीं आना चाहिए था, उन्होंने मना करा था ना। और मैं कोई भी चीज़ मेरे समझ में नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है। फिर एकदम से जो आवाज़ें हैं ये सारी सब कुछ आना बंद सा हो जाता है। मैं धीरे धीरे नीचे उतरता हूँ, अपने आप को समझाते समझाते थोड़ी हिम्मत करते हुए कि मैं जैसे ही नीचे उतरता हूँ तो मुझे हल्की सी ना मिट्टी सी स्मेल आती है। जो बारिश के बाद गीली मिट्टी की खुशबू होती है ना, बिल्कुल उस तरह की मेरे को स्मेल सी आने लगती है। हम लाइट बिना ऑन करे ऊपर चले गए थे, तो जब मैं नीचे जाता हूँ, लाइट ऑन करता हूँ, फिर जो मैं देखता हूँ ना, उसके बाद जो है मेरे को असली घबराहट होनी शुरू होती है। मैं देखता हूँ कि जो सीढ़ियाँ हैं उस पर गीले पैर के निशान हैं। मैंने देखा कि जो निशान है वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं और जो आखिरी सीढ़ी है वहां पे आके वो रुक गए, जैसे वो आदमी या वो जिस भी चीज के पैर थे वो वहीं पे आखिरी सीढ़ी पे खड़ा हो। सच बताऊं तो मैं ये सब देख के बहुत डर गया था, लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि यार हम अभी ऊपर गए थे और शायद हमारी चप्पल गीली हो गई हो, या फिर कैसे, अगर हमसे गीले नहीं हुए तो किससे होंगे यार। और मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ यार, मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैंने फिजिक्स पढ़ी है कि ये सब चीजें थोड़ा ना हो सकती हैं यार। तो मेरे से ही हो गया, वो तो सिनेरियो ऐसा बन गया ना, थोड़ा डर सा बैठ गया मन में ना, और कुछ नहीं है। मैंने पूजा को यही दिखाने की कोशिश करी कि मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ और सब कुछ ठीक है, पर पूजा पूरी रात घबराहट के मारे नहीं सोई और साथ में मैं भी नहीं सोया। सुबह के 6 बजे पूजा ने मुझे एक बात बताई जो उसने पहले मुझे नहीं कही थी। उसने बताया कि राकेश, जब हम शिफ्ट हो रहे थे ना, मुझे लगा था जैसे पूजा रूम के अंदर कोई पहले से ही बैठा है। ऐसा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा वो मेरी ही सोच होगी, पर रात को जब आवाज आई मुझे लगा किसी ने मेरे कान के पास खड़े होकर एकदम सांस ली है। पूजा के मुंह से बात सुनना मेरे लिए एक्चुअल में काफी स्कैरी था, बट अगेन मैं इन चीज़ों में ना कभी यकीन करता था ना मैं करना चाहता था। मैं सोचता था कि ये जो कुछ भी है ये कोइंसिडेंस है, क्योंकि घर बहुत टाइम से बंद है, इस वजह से इस घर में बहुत सारे चूहे कीड़े मकोड़े हैं, कई जगह पे सीलन है, लकड़ियां ऐंठ गई हैं और इसी वजह से शायद बहुत सारी तरह की आवाजें आ रही हैं। मैंने बस पूजा को समझाया और उसको शांत करने की कोशिश करी और मैं खुद भी काफी रिलैक्स होने की कोशिश करता रहा। ये हमारी पहली रात थी और पहली रात हमारे साथ बहुत कुछ हो गया, पर इस पहली रात के बाद मैंने डिसाइड किया कि हम थोड़ा नॉर्मल रहने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं चाहता था कि पूजा और आरव को लगे कि मैं खुद डर गया हूं, इसलिए सुबह सुबह उठकर मैंने जानबूझकर नॉर्मल बिहेव किया। मैं ऑफिस गया और रास्ते में मैंने चाय पी और खुद को कन्विंस करता रहा कि जो भी कुछ हुआ है वो बस एक कोइंसिडेंस ही है। मैं ऑफिस से जब घर आया तो मुझे सब कुछ नॉर्मल सा लगने लगा, एंड देन उस रात कुछ नहीं हुआ, एंड देन बहुत दिन, कई महीनों तक सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। हमने उस घर को अपना घर जैसा बना दिया था, वो अब एक मकान नहीं रहा था, हमारा घर बन चुका था। जगह जगह पे हमने फर्नीचर रख दिया था, हमने कुछ प्लांट्स लगा दिए थे, पूजा रूम को बहुत सुंदर से पूजा ने डेकोरेट कर दिया था। हम धीरे धीरे उस घर में सेटल होने लग रहे थे और बहुत ही कोजी फील करने लगे थे। लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी अंटिल मैंने आरव के बिहेवियर में ना कुछ चेंजेस देखे। आरव एक बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही हंसमुख बच्चा था, पर मैं नोटिस किया कि नाउडेज ही वाज हार्डली स्पीकिंग, ही वाज हार्डली डूइंग एनीथिंग। ऐसा बच्चा जो सुबह उठते ही टीवी ऑन करता था, अब वो सुबह उठता और बस अपने बेड पे बैठा रहता चुपचाप। वो स्कूल नहीं जाने के लिए मना तो नहीं करता था, पर वो तैयार होते हुए कुछ बोलता भी नहीं था, वो एकदम चुप सा हो गया था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल से पड़ने लगे थे, ऐसा लग रहा था जैसे आरव रात भर सो नहीं पाता है। आरव के लिए मैं अंदर से थोड़ा सा परेशान तो था, तो एक दिन मैंने बस प्यार से उससे पूछा, बेटा स्कूल में सब कुछ ठीक तो है ना? आरव ने मेरी तरफ बिना देखे रिप्लाई किया, पापा अगर मैं स्कूल चला गया तो अंकल गुस्सा हो जाएंगे। मैंने पूछा, कौन अंकल? आरव ने मुझे सीधा जवाब दिया बिना डरे हुए, वही अंकल जो यहाँ पहले से रहते हैं। ये सुनते हुए आई फेल्ट चिल्स डाउन माई स्पाइन। आरव की इस बात ने मुझे काफी अनसेटल किया, पर फिर मैंने खुद को यही समझाया कि यार देखो, हमने नया शहर बदला है, उसका स्कूल बदला है, घर बदला है, पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। हो सकता है इन सब चीजों की वजह से वो थोड़ा सा कुछ हेलुसिनेट कर रहा हो, परेशान ज्यादा हो रहा हो, ऐसा हो थोड़ा सकता है जो वो बोल रहा है। लेकिन उसी शाम मैंने एक और अनयूजुअल सी चीज नोटिस करी। आरव हॉल के फ्लोर पे बैठा हुआ था और अपनी उंगलियों से जमीन पे कुछ बना रहा था। जब मैं पास गया तो देखा वो छोटी छोटी लकीरें खींच रहा था, बिल्कुल गिनती जैसे। मैंने गुस्से से और थोड़ा सा घबरा के उससे पूछा, आरव ये क्या कर रहा है? आरव ने बोला, वो अंकल ने बोला है ना रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कौन सी प्रैक्टिस? उसने जमीन की तरफ जो लाइंस खींची थी दोस्तों, उसकी तरफ इशारा करा और बोला, लोगों को याद रखने की प्रैक्टिस पापा। ये सुन के मेरी हालत खराब हो गई, और उस रात जब आरव सो गया उसके बाद जब मैंने जमीन साफ करी तो वो जो लकीरें थी उनके निशान रह गए थे, जैसे वो जो भी था वो फ्लोर के अंदर तक घुस गया हो। और ये सारी चीजें बहुत अनयूजुअल थी, पर पता नहीं क्यों मैं खुद को बस यही मनाता रहा कि ये सारी एक महज इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है। ऊपर के फ्लोर पे हम धीरे धीरे एक्सेस ले रहे थे। वहां पे अभी भी एक कमरा था जिसका हम कोई यूज नहीं कर रहे थे। शुरू में हमने सोचा था कि उसे स्टोर रूम बना देंगे, लेकिन पता नहीं क्यों उस कमरे का दरवाजा हमेशा बंद ही रहता था। पूजा कभी उस कमरे के पास जाती ही नहीं थी। एक दिन मैंने उससे पूछा
तुम उस कमरे का ताला क्यों नहीं खोल रही हो? तो पूजा ने मुझे अजीब सी नजर से देखा और कहा, मैंने ताला नहीं लगाया है। मुझे लगा शायद लैंडलॉर्ड ने ताला लगाया होगा। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हम ऊपर गए और जब हमने ध्यान से देखा तो उस दरवाजे पे कोई प्रॉपर लॉक था ही नहीं। फिर भी दरवाजा कभी खुलता ही नहीं था, क्योंकि शायद उसमें जंग लग चुका था और शायद वो ऐंठ गया था। पर सबसे अजीब बात कि उस कमरे के अंदर से कभी कभी खुरचने की सी आवाज आती थी, जैसे कोई दीवार को उंगलियों से, अपने नाखूनों से नोच रहा हो। आवाजें तो बड़ी अजीब सी आती थी, पर पूजा और मैं बस एक दूसरे से यही बोलते थे कि अंदर यार चूहे वगैरह होंगे, कब से पता नहीं बंद पड़ा है यार, और जो है इवेंचुअली चूहे वगैरह अपना भी मर जाएंगे या जो भी है। हम लोग भी सेटल हो रहे थे तो हम लोग ने भी उस रूम को खोलने की कभी भी जरूरत नहीं करी। शायद हम अंदर से डरे हुए थे या पता नहीं, कभी मौका ही नहीं लगा कि हमने उस रूम के पीछे देखना ही नहीं चाहा कि वहाँ क्या है। इस घर में सबसे शांत जगह हमें पहले लगती थी पूजा रूम, पर अब धीरे धीरे जब हम उस घर में रह रहे हैं, पूजा रूम हमें उस घर का सबसे हैवी रूम लगने लग रहा था। पूजा जब मंदिर में दिया जलाती थी तो दिया जलते ही ऐसा लगता था मानो हवा हैवी हो गई है, स्टैग्नेंट हो गई है, जैसे कोई मूवमेंट ही नहीं है। और फिर एक आध मिनट बाद वो दिया तेज तेज हिलने लगता था, जैसे मानो दिए के ऊपर ही कोई सांस ले रहा हो। एक शाम मैं नीचे हॉल पे बैठा था, टीवी देख रहा था। पूजा मंदिर जाती है दिया जलाने के लिए और वहां से तेज चीखती है। पूजा की चीख सुन के मैं भाग के ऊपर जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि पूजा का पूरा फेस सफेद सा पड़ गया है और वो पसीने पसीने हुई पड़ी है और घबराई हुई है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ पूजा? तो पूजा बोलती है, राकेश ये फोटो देखो। मैंने देखा दोस्तों कि जो फोटो थी मंदिर में भगवान जी की, वो उल्टी हो चुकी थी। और उसके बाद मैंने अपनी आंखों से जो देखा, मुझे यकीन नहीं हुआ। उस पूजा के ठीक नीचे सिंदूर से, जो कुमकुम होता है, उससे कुछ लिखा गया था। और जब हमने ध्यान से उसे पढ़ा तो वो लिखा गया था गिनो, गिनती वाला गिनो होता है ना, गिनो। बड़ा समझ सा नहीं आया, बट मैंने फिर पूजा की तरफ देखा और पूजा बेचारी घबराए हुए मुझे बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ राकेश, मैंने नहीं लिखा है ये, मैं ऐसे क्यों लिखूंगी? मैंने पूजा की तरफ देखा, जैसे मैंने उसे आंखों आंखों में बताया कि मैंने भी नहीं लिखा है ये। घबराहट और गुस्से की फ्रस्ट्रेशन में मैं सीधा आरव के पास गया। मैं आरव को लाया और मैंने आरव से पूछा, बेटा तूने लिखा है क्या ये? और उसके बाद आरव ने जो बोला, मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। आरव ने बोला, हाँ पापा, वो अंकल ने लिखा है ये तो। आरव की आवाज की जो श्योरिटी थी वो बहुत स्कैरी थी। एक छोटा सा बच्चा इतने कॉन्फिडेंटली किस अंकल की बात कर रहा है मुझसे लगातार इतने दिनों से। अब मुझे फाइनली लगने लगा था कि शायद इस घर में कुछ ऐसा है जो शायद फिजिक्स के परे, साइंस के भी परे, शायद एक्चुअल में ये घर हॉन्टेड है। शायद एक्चुअल में इस घर में कोई रहता है जो शायद हमसे पहले इस घर का मालिक है। मैं अपने ईगो और अपने स्मार्टनेस और अपने पढ़े लिखेपन पे इतना ज्यादा खोया हुआ था कि मैं इन सिग्नल्स को अभी तक शायद देख नहीं पा रहा था। पर अब भगवान की फोटो का उल्टा हो जाना, जमीन पे कुमकुम से लिखा हुआ वो शब्द, ये सब चीजें तो नॉर्मल हो ही नहीं सकती। और कैसे वो फर्श गीला हो गया था, कैसे बर्तन अपने आप गिर जा रहे हैं, कैसे आवाजें आ रही हैं। चूहा कोई दीवार खरोच सकता है क्या? दीवार रगड़ने की आवाजें आ रही हैं। ये सब कैसे हो रहा है जब घर में हम सिर्फ 3 जने रहते हैं? मैंने डिसाइड किया उस रात कि चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरी जिंदगी भर की कमाई इस घर में लग गई हो, चाहे सब कुछ मैंने इन्वेस्ट कर दिया हो इस घर में, इस घर को मैं कल छोड़ के जाऊंगा ही जाऊंगा। शायद मैंने इतनी सारी चीजें स्टेक पे रख के घर लिया था कि मेरा मन ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि इस घर में कुछ गलत भी हो सकता है। पर अब मैं मान चुका था, क्योंकि आज जो मैंने देखा था ये कैसे भी नॉर्मल नहीं हो सकता। कल सुबह हम इस घर को छोड़ेंगे ये मैं डिसाइड कर चुका था। मैं बेड पे लेटा हुआ था और मैं बस अपने ख्यालों में खोया हुआ था। पूजा मेरे बगल में लेटी हुई थी और मुझे उसकी ना हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थी। शायद वो रो रही थी, पर मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं उसकी तरफ देख पाऊं और ना ही उसमें हिम्मत थी कि वो मेरी तरफ देख पाए। मैं फ्रस्ट्रेशन में अपना फोन निकालता हूं और फोन में मैं सर्च करने लगता हूं उस ब्रोकर का नंबर, क्योंकि मैं चाहता था कि उस ब्रोकर को तो मैं ऐसी तैसी कर दूं, मैं कल ही उसको पकड़ूं और इस घर को बिकवाऊं। मैं अपने मोबाइल में नंबर ढूंढ ही रहा होता हूं कि मुझे बहुत तेज सा धमाका सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले फ्लोर पे बहुत तेज कोई चीज गिरी हो और उसी के साथ आरव जोर जोर से चीखने लगता है। घबराहट में पूजा ने कस के मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने फिर पूजा को देखा। बस आंखों में मैंने उसे बोला कि तू शांत हो, मैं देख के आता हूँ। मैं भाग के ऊपर जाता हूँ दोस्तों, और जो मैं देखता हूँ, जो मैंने देखा, मैं शायद आपको ढंग से बता नहीं पाऊंगा कि उस समय मैंने क्या देखा। वो कमरा, वो दरवाजा जो हमेशा से बंद था, वो खुला हुआ था और मैं धीरे धीरे बस उस कमरे के अंदर देखने के लिए जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि अंदर कोई फर्नीचर नहीं था, सिर्फ दीवारों पे अनगिनत हाथ के निशान थे, जैसे लोग दीवार से चिपक के गिर गए हों। और बीच की दीवार पे कुछ लिखा भी था, पर वो इतना साफ नहीं था कि मेरे को समझ में आता कि वो क्या लिखा गया था। वहां से जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ तो मैं देखता हूँ सीढ़ी पे कोई खड़ा है। उसका चेहरे अंधेरे में था, पर उसका जो शरीर है वो काफी क्लियर था। मुझे उसके पैरों पे नजर सी पड़ती है, पर फिर एकदम से वो गायब सा हो जाता है। उस रात मुझे समझ में आ गया था कि हम जो भी सोच रहे हैं, हम जो भी स्टेप लेना चाह रहे हैं, शायद ये घर हमसे एक कदम आगे है। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था दोस्तों कि
मैंने अपनी बेवकूफ़ी से, अपने अहंकार से, अपने इल्यूजन से अपने पूरे परिवार को और खुद को कितनी मुसीबत में डाल दिया था। मैं समझ गया था कि ये जो घर है शायद अब हमें पसंद कर चुका है, और शायद ये घर जिसको पसंद कर देता है उसको जाने नहीं देता है। इतनी देर में पूजा भी ऊपर आ जाती है आरव को लेके, क्योंकि नीचे वो लोग अकेले घबरा रहे थे, और जब वो उस दरवाजे को और उस कमरे को देखते हैं तो वो बिल्कुल फ्रीज से हो जाते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि आरव को मैंने अपनी गोद में उठाया हुआ था और पीछे से पूजा ने मेरी शर्ट को पकड़ा हुआ था, और इस प्रकार पकड़ा हुआ था कि अगर मानो वो छोड़ दे तो मैं वहीं गिर जाऊं। वो कमरा जो पहले हमारे लिए सिर्फ एक बंद दरवाजा था, अब अपनी पूरी कहानी हमें दिखा रहा था। दीवारों पे जो हाथ के निशान थे वो नॉर्मल नहीं लग रहे थे, वो ऐसे थे जैसे किसी ने जिंदा रहते हुए दीवार को पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश करी हो। उंगलियों के निशान गहरे थे, कुछ जगह प्लास्टर भी निकला हुआ था। उस रूम की हालत देख के हम बस समझ पा रहे थे, इमेजिन कर पा रहे थे कि पता नहीं क्या भयानक चीज हुई होगी इस रूम में। कैसे ये लोग तड़पे होंगे जो दीवारों तक को उन्होंने खुरद दिया। हम लोग बहुत घबरा जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। मैं पूजा को बोलता हूँ, पूजा बस आज रात काटनी है, कल हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे और ये पूरा सपना हमारे साथ जो कुछ भी है बस ख़त्म हो जाएगा। तू फिक्र मत कर, तू बस आरव को संभाल और बस तू घबरा मत। किसी तरह सुबह होती है, मैं ब्रोकर को फ़ोन करता हूँ, ब्रोकर फ़ोन नहीं उठाता है। ब्रोकर फ़ोन नहीं उठा रहा था तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं लगातार उसे फ़ोन पे फ़ोन करे जा रहा था। मैं बहुत गुस्से में था, पर मैं देखता हूँ कि जब मैं सब कर रहा हूँ सामने आरव खड़ा है और आरव मुझे दो टूक देख रहा है। और मैं जब आरव को देखता हूँ तो मेरे कुछ बोलने से पहले आरव बोलता है, पापा अंकल बोल के गए कि अगर हम इस घर से गए तो वो मुझे मार देंगे। आरव की बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं पलट के देखता हूँ कि पूजा मेरे पीछे खड़ी है और पूजा भी इस बात को सुन चुकी है और वो बिल्कुल स्टन्ड है। वो जैसी खड़ी है बिल्कुल वैसी खड़ी रह जाती है। मैं चाहता हूँ ये समझना कि शायद आरव ये कुछ भी फालतू बोल रहा है, पर कहीं ना कहीं मुझे उसकी बातों में सच्चाई दिख रही है। थोड़ी सी अपनी घबराहट को कम करने के लिए मैंने आरव से पूछा, आरव बेटा और क्या क्या कहा वो अंकल ने आपको? और कुछ नहीं पापा, बस यही बोला उन्होंने कि अगर जाओगे तो मार दूंगा, और पापा वो मार भी देंगे मेरे को। मैं अपना फ़ोन साइड में रखता हूँ और इस घर से जाने का ख्याल अपने मन से हटा देता हूँ। मैं ये समझ गया था कि जो भी प्लानिंग मैं कर रहा हूँ, ये घर या इस घर में जो भी है वो हमसे कई कदम आगे। उस दिन के बाद से आरव जो भी उसको दिखता था अब वो सीधे हमें बोलने लगा था, बिल्कुल इमोशनलेस होके। इस दिन मुझे समझ में आ गया था कि इस घर को छोड़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी हम सोच रहे हैं इस घर में जो भी है या ये घर हमसे कई कदम आगे सोच रहा है। उस दिन के बाद से आरव ने भी चुप रहना छोड़ दिया था। अब उसको जो भी दिखता, वो जो भी महसूस करता, वो सीधे बोलने लगा था, बिल्कुल इमोशनलेस तरीके से, जैसे सारी चीजें उसके लिए बहुत कॉमन हो गई हो। एक सुबह जब मैं ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था, आरव मेरे पास आया और बोला, पापा अंकल बोले आज रात से मुझे ना ऊपर सोना पड़ेगा। और ये सुन के मैं ऑलमोस्ट चीख के उसे बोलता हूँ, क्या? किसने बोला ये? आरव ने सीनों की तरफ देखा और बोला, केयरटेकर अंकल। ये पहली बार थी जब उसने अंकल के लिए कोई नाम यूज किया था। अब मुझे लगने लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने बेटे से हाथ धो बैठूंगा। मैंने सोचा किसी को तो पता होगा, कोई तो हमारी मदद कर पाएगा। तो मैंने आस पड़ोस में थोड़ा सा इंक्वायर करना शुरू किया। शाम को मैंने पड़ोस के एक बुजुर्ग आदमी से बात करी। मैंने कैजुअली पूछा उनसे कि क्या वो इस घर के बारे में कुछ जानते हैं। पहले तो वो बात टालने लगे, लेकिन जब मैंने अपनी फैमिली का जिक्र किया तो उनका चेहरा बदल सा गया। अंकल ने बहुत ही धीमी आवाज में मुझसे पूछा, तुम लोग वहां रह रहे हो? अंकल की आवाज की टोन को सुन के मैं समझ गया था कि शायद अंकल हमारी मदद कर सकते हैं। मैंने बस आंखें नीचे करी और अंकल को जवाब दिया बहुत हल्के से, जी अंकल हम रह रहे हैं वहाँ पे और हम फंस गए अंकल वहाँ पे। और उसके बाद अंकल ने उस घर की कहानी मेरे को सुनाई। अंकल बताते हैं, सालों पहले जब शहर में भयंकर बीमारी फैली थी ना, कोरोना, तब उस घर को क्वारंटीन हाउस की तरह बनाया गया था। जो लोग बीमार होते थे उनको वहीं बंद कर दिया जाता था। सरकार का ऐसा ही फैसला था ताकि शहर बच जाए जी। लेकिन वहाँ एक आदमी रहता था, केयरटेकर। वो रात भर घर के अंदर घूमता रहता था, लोगों की गिनती करता था और दरवाजे भी बंद रखता था। जब लोग चिल्लाते थे, रोते थे, बाहर जाने की भीख मांगते थे तो वो उन्हें शांत रहने को कहता था। बोला जाता है कि जब उसकी अपनी फैमिली बीमार हुई तो उसने उन्हें भी वहीं बंद कर दिया था। फिर उस दिन के बाद किसी ने भी उसको बाहर निकलते हुए नहीं देखा। अंकल की कहानी सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे, मेरा दिल बहुत तेज से धड़क रहा था। अब तो मुझे यकीन ही हो चुका था कि इस घर में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल है, इस घर में कोई ना कोई चीज़ गलत है और शायद वही आदमी केयरटेकर अब हमारे साथ वही सलूक करना चाहता है जो उसने शायद और बीमार लोगों के साथ और शायद अपनी खुद की फैमिली के साथ किया था।
मैं घर आता हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब आरव को मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं उसके कमरे के बाहर ही बैठ गया और रात के लगभग 3 बज रहे होंगे जब हवा एकदम से ठंडी सी हो गई। फिर सडनली मैं रियलाइज करता हूँ कि आरव के कमरे के अंदर से कुछ आवाज सी आ रही है, जैसे कमरे के अंदर कोई चल रहा हो। मैं उसका दरवाजा खोलता हूँ, मैं देखता हूँ कि आरव बेड पे खड़ा है और वो सामने किसी को देख रहा है। मैं आरव से घबराते हुए बस पूछता हूँ कि आरव बेटा, वो हैं क्या इस रूम में, है क्या वो अंकल हैं क्या? तो आरव इशारा करता है दरवाजे की तरफ। मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे कोई नहीं दिखता है, बट आरव को वहाँ कोई ना कोई ज़रूर दिख रहा होता है। मैं आरव से पूछता हूँ कि आरव ये कुछ कह रहे हैं तेरे को? हाँ पापा वो कह रहे हैं याद रखो कितनी गलत नहीं होनी चाहिए। आरव की बात सुन के मैं फ्रीज सा हो गया और मैं कुछ बोलूँ उससे पहले आरव बोलता है, पापा देखो ना अंकल गुस्सा हो गए। मैं गया और मैंने सीधा आरव को अपनी गोदी में उठा लिया और मैं बस बेड पे उसको लेके बैठ गया और मैं बस बैठा ही था कि मुझे बहुत तेज किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ आई। मैं समझ गया था कि ये जो भी अंकल हैं या केयरटेकर है, ये अपना गुस्सा शायद नीचे निकाल रहा है। किसी तरह वो रात हमने काटी और आई थिंक वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे लंबी रात थी। सुबह पूजा मेरे को बोलती है कि हम कब तक ये सब सहेंगे, हमें मदद लेनी चाहिए। और फिर पूजा अपनी मम्मी को कॉल करती है और उनसे मदद मांगती है। पूजा ने अपनी मम्मी से बात करी और उन्होंने फिर इधर उधर पता करा तो उन्हें पंडित जी के बारे में बताया गया। 3-4 दिन बाद पंडित जी घर आते हैं और जैसे वो घर के अंदर घुसते हैं वो एकदम से रुक जाते हैं। वो ना हॉल देखते हैं ना वो छत देखते हैं, वो बस सीढ़ी की तरफ खींचे चले जाते हैं और वहां जाके उनका चेहरा एकदम सख्त सा हो जाता है। वो बोलते हैं, इस घर में पूजा सिर्फ भगवान के लिए नहीं करनी पड़ेगी, इस घर में किसी और को भी शांत रखना पड़ेगा। पंडित जी पूजा पाठ शुरू करते हैं। मंत्र चल रहे थे, दिए जल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे पंडित आगे बढ़ते गए हवा भारी सी होती चली गई। आरव अचानक जोर से रोने लगा। उसने अपने कान बंद कर लिया और वो चीख के बोला, अंकल को मत बोलो जाने को, वो गुस्सा हो जाएंगे। पंडित ने जैसे ही सुना पूजा वहीं रोक दी। उन्होंने आरव को देखा और धीरे से कहा, ये बच्चा जिसे देख रहा है वो अब इसे छोड़ना नहीं चाहता है। पंडित ने पूजा अधूरी छोड़ दी और जाते वक्त सिर्फ एक बात बोली, ये घर बंधन चाहता है, मुक्ति नहीं। अब घर जब किसी बच्चे को पहचान लेता है तो पूजा भी उसे रोक नहीं सकती। अगर हमने पूजा पूरी करी तो अनर्थ हो जाएगा। ये कह के पंडित जी चले जाते हैं आधी पूजा में। पंडित जी हमें ऐसे ही बीच में लटका के छोड़ के तो चले गए, पर हम हताश नहीं हुए, हमने हार नहीं मानी। हमने और ट्राई किया और हमें किसी और ने एक और पंडित जी के बारे में बताया गया कि वो बड़े पावरफुल हैं और बहुत सिद्ध हैं और इस तरह की चीज़ें तो उनकी चुटकियों का काम है। हमने उनको अप्रोच किया, ट्राई किया एंड फाइनली वो हमारे घर आने के लिए रेडी हो गए। पंडित जी के घर आने की खबर से हम लोग काफ़ी सुकून में थे। हमें फाइनली लगने लगा था कि अब शायद हम इस सारी चीज़ों से, इन सारी मुसीबतों से निकल जाएंगे। पंडित जी भोपाल आए दिल्ली से और जब वो हमारे घर आए तो घर आते ही उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बस एक मास्क सा था, कपड़ा सा था, उसको अपने फेस पे लगाया। शायद वो अंदर ही अंदर कुछ पढ़ रहे थे। उन्होंने हम में से कोई भी बात नहीं करी, ना हमसे कोई आई कांटेक्ट किया। वो सीधे सीढ़ी की तरफ गए और सीढ़ी से चढ़ के ऊपर चले गए। पंडित जी के साथ जो लोग आए थे उन्होंने हमें पहले ही बोल दिया था कि आप प्लीज अपनी जगह पे रहिएगा, आप पंडित जी के पास मत जाइए। करीबन 15-20 मिनट बाद पंडित जी आते हैं नीचे और अपने मुंह से वो हटाते हैं नकाब सा और उसके बाद वो बोलते हैं कि हो सके तो ये घर छोड़ दो बेटा, किसी को भी बुला लो, ये जगह से तुम उन लोगों को नहीं हटा पाओगे। ये घर तुम्हारा नहीं है, ये इन सबका है। ये तुम्हारी जगह में नहीं आए, तुम इनकी जगह में आए हो। तुम यहाँ से चले जाओ बेटा, वरना तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बीवी ये नहीं बच पाएंगे। मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, इसको पढ़ना, थोड़ा मदद तो करेगा, पर ये इस चीज़ का निवारण नहीं है। पंडित जी हमें गंगा जल और कुछ कागज़ में लिखे हुए मंत्र दे के चले गए। पंडित जी ने हमें कहा था कि कभी आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में हो तो इन मंत्र को पढ़ना, ये आपको शक्ति देंगे। पर उन्होंने यही बोला था कि इस घर से जाना ही हमारे लिए एकमात्र उपाय है। पर घर से जाने के बारे में हम सोचते भी थे तो वो जो भी था वो आरव को तकलीफ पहुँचाने लगता था और हम एक तरह से मजबूर थे, विवश थे और ये बात तो हम किसी को बता भी नहीं पाते थे कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं। मैंने हार नहीं मानी दोस्तों। मैंने सोचा कि चाहे कुछ हो जाए, यहाँ से मैं खुद अपने परिवार को यहाँ से निकाल के रहूँगा। मेरे को लगा कि शायद इस मकान का जो ओनर था पहले, उससे बात करी जाएगी तो शायद हो सकता है कि हमें कोई रास्ता मिले। मैंने उसको ट्राई किया, 1 दिन 2 दिन, दिन में 10-10 बार, 20-20 बार, 50-50 बार, पर उसका फ़ोन लगा ही नहीं। मैंने फ्रस्ट्रेट होकर ब्रोकर को भी फ़ोन करना शुरू करा। बहुत बार ट्राई करते 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 एक बार ब्रोकर से बात हो गई। ब्रोकर को मैंने बोला कि यार तूने जिससे मेरे को मकान बिकवाया है वो आदमी कहाँ है? तो उस पर ब्रोकर बोलता है, अरे सर वो तो कनाडा चले गए ना,
वो तो इंडिया छोड़ चुके हैं, आपको बताया तो था उन्होंने शायद। अरे बताया तो था, पर मेरे को उनसे बात करनी है, बहुत जरूरी है मेरी उनसे बात करनी। और उसके बाद वो थोड़ा सा घबराया और उसने फाइनली सच बोला। वो बोलता है, सर लैंडलॉर्ड तो काफी टाइम पहले ही इंडिया छोड़ के चला गया है, कनाडा शिफ्ट हो गया है फैमिली के साथ, मैं तो बस घर लगवाने का काम करता हूँ। तुम्हें पता था घर का पास्ट? ब्रोकर कुछ देर चुप रहता है और फिर बोलता है, सर कुछ घर बेचे नहीं जाते, सिर्फ पास किए जाते हैं। इस कॉल के बाद दोस्तों मुझे ये समझ में आ गया था कि हम इस घर के ओनर नहीं है, हम तो नेक्स्ट इन लाइन थे। सबसे बड़ी अफसोस की बात ये थी कि सारी बातें हम उसी घर के अंदर कर रहे थे, वही घर जो हमारी सारी बातों को, हमारे सारे एक्शंस को सुन रहा था और हमसे 2 कदम आगे एक्शन ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक पैराडॉक्स में फंस गए, जिसका ना कोई अंत था ना कोई शुरुआत। ऐसे ही 2-3 दिन बाद रात को मैं आरव के वॉशरूम गया और वॉशरूम के शीशे के ऊपर मुझे लिखा हुआ दिखता है 1, यानी कि 1। वो 1 देख के मैं समझ चुका था कि अब उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, वक्त बहुत कम बचा हुआ है। ये कोई वार्निंग नहीं थी, ये काउंटिंग थी। और जब गिनती शुरू हो जाती है तो घर पीछे नहीं हटता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब करूं तो करूं क्या, पर हाँ मैं ये जरूर समझ रहा था कि चाहे कुछ हो जाए हार नहीं मानूंगा। मैं आरव के पास जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि आरव लिविंग रूम के फ्लोर पे बैठा है और कुछ स्केच कर रहा है। जब मैं उसके नजदीक जाता हूँ तो वो स्टेयरकेस की स्केच बना रहा होता है और उस स्टेयरकेस के ऊपर वो कुछ डंडियां से खींच रहा होता है। मैं आरव से पूछता हूँ कि आरव बेटा क्या बना रहे हो? तो आरव जवाब देता है, पापा ये लोग हैं। अच्छा बेटा कौन लोग हैं ये? पापा ये पहले वाले हैं। पहले वाले? कौन पहले वाले आरव? पापा जो यहाँ रह के चले गए। मैंने उसके हाथ से पेंसिल छीन के फेंक दी और मेरे हाथ कांपने से लगे। मैं आरव को उठाता हूँ और उसे बेडरूम में लेके चले जाता हूँ। मैं कमजोर पड़ने लगा था दोस्तों, और मैं ही नहीं चाहता था कि मैं ये सब चीजें आरव को या पूजा को दिखाऊं। बट मैं देख रहा था कि आरव बहुत रेस्टलेस है, वो सो ही नहीं पा रहा है। उसकी आंखें बंद होती हैं पर वो 1-8 मिनट बाद फिर से आंखें खोल लेता है और आंखें खोल के वो सिर्फ छत को घूरने लगता है। और धीरे धीरे जैसे रात का टाइम बढ़ता गया वैसे ही उसकी रेस्टलेसनेस बढ़ती गई। वो लेटे बस पलके झपकाए और छत को देखे और धीरे धीरे उसने कुछ फुसफुसाना भी शुरू कर दिया। पहले तो हम लोग बहुत घबरा गए थे, पर जब मैंने ध्यान से सुना तो मैंने रियलाइज किया कि ये तो काउंटिंग कर रहा है, 1 2 3। मैंने आरव को रोकने की कोशिश करी और बस वो मुझसे एक ही बात बोला कि पापा अगर मैं नहीं गिना ना तो वो आ जाएंगे और मुझे मारेंगे और मेरे बाल खींचेंगे। मुझे पिंच भी करते हैं, वो मेरे कान के पास के जो बाल है ना उन्हें खींचते हैं, इसलिए मेरे को करने दो काउंटिंग। ये सुन के मुझे बहुत रोना आ गया। ऐसा लगा कि जैसे मैंने अपने बच्चे को कहाँ फंसा दिया यार। पूजा की भी हालत अब खराब हो चुकी है। वो बार बार पूजा रूम जाती है, दिया जलाती है, फिर रोते रोते वापस आ जाती है। उसने मुझे बताया कि जब वो आंख बंद करती है तो उसे लोग दरवाजे पे पीठ ठोकते हुए दिखते हैं, अंदर आने के लिए नहीं बल्कि बाहर निकलने के लिए। अगली रात बिल्कुल 3:17 AM पे घर का टेम्परेचर अचानक से फिर गिर गया। फैन्स बहुत डिम हो गए, लाइट्स डिम हो गई और फिर से वो आवाज आई। मैं सीढ़ी के पास ही खड़ा था और मुझे अपने बिल्कुल पास से वो आवाज आते हुए सुनाई दी। वो आवाज धीरे धीरे से आरव के कमरे की तरफ ही बढ़ रही थी। मैं कुछ सेकंड के लिए तो फ्रीज हो गया, बट मैं उस आवाज के पीछे पीछे आरव के कमरे की तरफ गया। मैं आरव के बेडरूम का दरवाजा खोलता हूँ, मैं देखता हूँ फिर से आरव बेड पे बैठा है। उसका फेस बिल्कुल काम है, बिल्कुल शांत है, जैसे उसको सब पता है क्या हो रहा है। आरव बस मुरमुरा रहा था, हल्के हल्के वो गिनती मुंह से निकल रही थी उसके। मैंने आरव को रोकने की कोशिश करी। आरव बेटा क्या बोल रहे हो आप? चुप हो जाओ। पापा आप गिनती के बीच में आ रहे हो, अंकल नाराज हो जाएंगे। आरव चुप नहीं हुआ, वो पूरी रात बोलता रहा। मैं बस उसके साथ उसका हाथ पकड़ के बैठा रहा। सुबह जब वो उठा तो मैंने देखा वो बहुत शांत है, जैसे रात कुछ हुआ ही ना हो। उसने मतलब वो बहुत अनयूजुअली काम था और उसने फिर खाना खाया, स्कूल का बैग खुद उठाया और पूजा के पैर छूकर बोला, मम्मा अगर मैं वापस ना आया ना तो रोना मत। पूजा वहां बैठ के जोर जोर से रो पड़ी, उसको गले लगा के। मेरा दिमाग उस टाइम पे सुन हो चुका था। पूजा ने बोला, बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे बेटा, हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर आरव स्कूल चला गया, लेकिन मैं ऑफिस गया ही नहीं। मैं बस घर में इधर उधर घूमता रहा जैसे कि बड़ी घटना का इंतजार हो। फिर आरव घर आया और दिल एकदम से खुश हो गया, उसको देख के एकदम शांत हो गया। ये जो दिन था ये बहुत शांत जा रहा था और वो कहते हैं ना कि तूफान आने से पहले जो शांति होती है, ये बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा था। शाम को आरव मेरे साथ ही बैठा था कि वो उठता है और वो जाने लगता है तो मैं उसे पूछता हूँ, बेटा कहाँ जा रहे हो? पापा मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। ये बोल के वो बहुत ही कामली बिल्कुल शांति से वो वॉशरूम चले जाता है। और उसके बाद दोस्तों 5, 10, 15 मिनट हो जाते हैं, कोई आवाज नहीं आती है। मुझे थोड़ी सी घबराहट होती है तो मैं आवाज लगाता हूँ, आरव। बस
टैप खुले की आवाज़ आ रही थी, पानी बहने की आवाज़ आ रही थी, पर आरव की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं एकदम से पैनिक करता हूँ, मैं दरवाजे को पीटने लगता हूँ और इवेंचुअली जब आरव कोई रिएक्शन नहीं, कोई आवाज़ नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा होता तो मैं दरवाज़ा तोड़ देता हूँ। और जब मैं दरवाज़ा तोड़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा आरव ज़मीन पे गिरा हुआ है। आरव का शरीर ठंडा पड़ा हुआ था और उसकी आंखें खुली थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसे कुछ महसूस ही ना हुआ हो। मैंने उसे हिलाया पर उसका जिस्म ठंडा हो चुका था। मैं उसे हॉस्पिटल लेके तो गया, लेकिन डॉक्टर ने बोला हार्ट फेलियर है, शायद शॉक की वजह से हुआ है। दोस्तों, मेरा आरव मुझे छोड़कर चला गया था। पूजा और मैं रो रो के बेहाल हो चुके थे। हम ये लड़ाई शायद इस घर से हार गए थे। मैं सोच रहा था काश मैंने वो घर लिया ही ना होता, काश मैंने वो घर जल्दी छोड़ दिया होता, काश मेरी वजह से ये सब ना हुआ होता। मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है आज और वो मेरी ही वजह से। पूजा शॉक में है और वो बहुत शांत हो चुकी है। पूजा जो ऐसा फील होता था कि वो अंदर से मर चुकी थी। आरव के बाद पूजा जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं थी। वो बार बार एक ही बात बोलती थी, उन्होंने उसे चुन लिया था ना, उन्होंने उसे याद कर लिया। वो रात भर यही बात बोलती थी और ये सुन सुन के मुझे और ज्यादा डिप्रेशन हो रहा था। वो रात भर पूजा रूम में बैठ के कुछ ना कुछ सुनने की कोशिश करती थी। कभी कभी तो वो हवा से बात करती थी, जैसे कोई सामने बैठा हो। एक रात उसने मुझसे पूछा, राकेश अब मेरी बारी है ना? मैंने उसे गले लगा लिया, लेकिन मुझे पता था कि गिनती आगे बढ़ चुकी है। इस घर ने मुझसे मेरा बच्चा ले लिया था और जब कोई घर तुमसे तुम्हारा बच्चा ले ले तो वो तुम्हें भी जिंदा छोड़कर भी मार देता है। आरव के जाने के बाद घर बिल्कुल चुप हो गया था। ना आवाज, ना गिनती, ना पैरों के निशान, ना धप-धप। पर ये जो शांति थी ना, ये नॉर्मल शांति नहीं थी। ये वही शांति थी जो तूफान से पहले आती है। पूजा पूरे दिन बिना बोले पूजा रूम में बैठी रहती थी। कई बार मैंने उसे बोला इस घर को छोड़ने के लिए, पर अब वो मना कर देती थी। वो बोलती थी कि इस घर में आरव अभी भी है और मैं आरव को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे समझ भी नहीं आ रहा था कि हम इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हर जगह से टूट रहे थे। पूजा चुपचाप पूजा रूम में ही बैठी रहती थी। ना तो वो रोती थी, ना वो चीखती थी। बस भगवान की फोटो के सामने बैठकर उन्हें घूरती रहती थी, जैसे उनसे कोई जवाब मांग रही हो जो उसको मिल ही नहीं रहा हो। शाम होने लगती तो उसे धीरे से मुझसे कहती, राकेश आज रात को मुझे लेने आएगा क्या? और मैं कहता, नहीं नहीं, हम यहाँ से जा रहे हैं अब, ठीक है, कुछ नहीं करेगा वो, बस। और ये रोज की कहानी बन गई थी। एक शाम को पूजा ने बहुत ही आराम से मेरे कान पे बोला, बहुत ही कामनेस से, मुझे लगता है आज वो मुझे लेने आने वाला है। और मेरे पास उसका कोई जवाब ही नहीं था। वो मुझे देखी और हल्का सा मुस्कुराई, पर वो मुस्कुराहट ऐसा लगी जैसे वो पूजा की मुस्कुराहट नहीं थी। मैंने सोचा बहुत हो गया यार, अब हमें एक्शन लेना पड़ेगा। मैं उठा, मैंने अपने बैग उठाया, अपने कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स उठाए, पूजा का हाथ पकड़ा, उसको खींच के घर से बाहर ले जाने लगा। पूजा घर से बाहर जाने के लिए तैयार ही नहीं। पूजा ने बस ये बात मुझे बोली, मैं अगर बाहर गई तो हमें बहुत तकलीफ होगी, आप मेरी बात मानो, मैं नहीं आ सकती। मैंने पूजा को बोला, पूजा चाहे कुछ हो जाए, हम इसी वक्त इस घर को छोड़ रहे हैं। मैं अपना बेटा खो चुका हूँ और अब मैं तेरे को नहीं खो सकता। मैं पूजा को लेके जैसे बाहर लेने लगा तो पूजा के पेट में बहुत तेज दर्द सा होने लगा, और वो इतना तेज दर्द था कि पूजा वहीं पे बैठ गई। मैं समझ गया था कि शायद ये घर अब पूजा को बाहर जाने की परमिशन नहीं दे रहा है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना कुछ हो गया हमारे साथ, पर हमारे पड़ोसियों ने बगल में आके देखने की भी जरूरत नहीं करी। शायद यहाँ पे पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है, जिसकी वजह से शायद अब वो बाहर नहीं आते हैं। पूजा को लेके मैं जैसे तैसे अंदर जाता हूँ, और जब मैं अंदर जाता हूँ तो पूजा फिर से मुझे देखती है और मुस्कुराती है, जैसे शायद वो जीत गई हो। और फिर धीरे धीरे पूजा के पेट में दर्द होना कम होता है। इसी रात पूजा तो सो गई थी, बट मैं पूजा का बस हाथ पकड़ उसके बगल में लेटा था और मैं बस उसको देख रहा था। और फिर आता है वो टाइम, 3:17 AM। पूजा की आंख खुलती है, पूजा उठती है और बिना मेरी तरफ देखे कमरे से बाहर जाती है। मैं उसको बोलता हूँ, पूजा 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 रुको। पूजा ना मेरी तरफ देखती है, ना कोई जवाब देती है। फिर पूजा सीढ़ी से ऊपर जाती है और मैं उसको देखता हूँ ऊपर जाते हुए, और बस मैं इतना बोलता हूँ कि पूजा ऊपर, पूजा पूजा ऊपर मत जा, पूजा प्लीज ऊपर मत जाओ। पता नहीं वो क्या जोन में थी उस समय पे, मैं कुछ भी बोल रहा था पर उसने मेरी तरफ मुड़ के नहीं देखा। लिविंग रूम की लाइट्स ऑफ थी और मुझे बस अंधेरे में पूजा के चलने की आवाज से पता लग रहा था कि पूजा शायद ऊपर पहुंच चुकी है। मैं अंधेरे में किसी तरह पकड़ पकड़ के सीढ़ी चढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि ऊपर मंदिर में एक दिया सा जल रहा है और पूजा वहां बैठी हुई है, और मैं उसके पीछे पीछे वहां जाता हूँ और उसका हाथ पकड़ता हूँ। तो पूजा मुझसे बोलती है, उन्होंने मुझे सब दिखाया है, सब, कैसे ये केयरटेकर लोगों को शांत रहने के लिए झूठ बोलता था, कैसे वो माओ से कहता था कि बस थोड़ा और रुक जाओ, कैसे वो बच्चों की चीखें रात भर सुनता था
और फिर उनकी गिनती करता था। पूजा बहुत सारी बातें बोले जा रही थी, पता नहीं क्या देख लिया था उसने। शायद इस घर में हुए हुए सारे क्राइम्स, सारे जुर्म, वो केयर टेकर, वो सब कुछ उसकी आंखों के आगे दौड़ रहा था। वो बस बोले जा रही थी, बोले जा रही थी, बोले जा रही थी नॉन स्टॉप। चाहे मैं उसको हिलाऊं, चाहे मैं उसके हाथ पकड़ूं, चाहे मैं उससे कुछ बोलूं, वो एक टेप रिकॉर्डर की तरह बस बोले जा रही थी, बोले जा रही थी। उसके बाद वो खड़ी होती है और वो बस चलती है हल्के 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 आगे। और जब वो चलती है, क्योंकि इतना अंधेरा होता है, तो मेरे को वो हल्की हल्की सी दिखनी कम होने लगती है। मैं बस उठने की हिम्मत कर ही रहा होता हूँ कि मुझे बहुत तेज आवाज आती है, जैसे ऊपर से कोई नीचे गिर गया हो। या मैं उस समय पे समझ गया था क्या हुआ है, बट मेरा मन यकीन नहीं करना चाह रहा था। और मैं आगे जाके देखता हूँ तो नीचे मुझे पूजा दिखती है। मैं बड़ी हिम्मत करके सीढ़ी से धीरे 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 नीचे उतरा, और जैसे मैंने पूजा को उस हाल में देखा, उसकी ठंडी पड़ी बॉडी को देखा, उसके सर से बहते हुए खून को देखा, मैं जोर जोर से रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अपना सर पटकने लगा। इतना शोर मैंने किया कि बहुत सारे पड़ोसी आ गए, पर घर के अंदर कोई नहीं आया। सब बाहर आ गए थे और बस मुझे बाहर से रोते हुए देख रहे थे। मैंने घर वालों को फोन किया, सब लोग घर पहुंचे। 1 महीने में हमारे घर में 2 लोग जा चुके थे। सब रोने लगे। मेरी माँ मुझे वापस ले जा रही थी, जैसे उन्हें पता हो कि अब शायद मेरी ही बारी है। रात में जब सब घर पे थे, सारी क्रियाक्रम चल रहा था, तो केयरटेकर स्टेयरकेस पे खड़ा था, इस बार पूरी रोशनी में। वो बस मुझे दिख रहा था। मैं चीखा, जोर जोर से अपनी आंखों पे हाथ मारा, 1 बार 2 बार। दर्द इतना था कि दिमाग बंद हो गया। मैं अपनी आंखों पे मारता रहा। जब मैं होश में आया तो मैं सीढ़ियों पे ही बैठा था। आंखों में बहुत अंधेरा सा था, पर आवाजें अब भी आ रही थी। आवाज आ रही थी जैसे आरव जब जमीन पे लाइनें ड्रॉ कर रहा हो। ऐसा लगने लगा था जैसे मेरा भी टाइम अब आ चुका है। मैं इस समय पे बिल्कुल ये नहीं जानता था कि मैं अब कितनी देर और जिंदा रहूंगा। बस एक चीज मुझे पता थी कि मेरा आरव और मेरी पूजा, वो दोनों अब इसी घर में है, और मैं उनको छोड़ के इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने अपनी आंखों में इतनी चोट मार दी थी कि कई दिनों तक मेरी आंखों में पट्टी बंधी रही, इसलिए मैंने कोई भी चीज देखी नहीं। पर उसके बाद ना मुझे कोई आवाज आई, ना मैंने कोई चीज महसूस करी। मेरे घर वाले भी उस घर पे रहे, मेरे पेरेंट्स भी उस घर पे रहे, पर किसी ने भी इस तरह की कोई भी पैरानॉर्मल चीज एक्सपीरियंस नहीं करी। शायद वो घर अब शांत हो चुका था, शायद उस घर की गिनती पूरी हो चुकी थी। मैं उस घर से जाना नहीं चाहता था। यहाँ पे मेरे आरव और मेरी पूजा थे, पर मेरे ना चाहते हुए भी सारी क्रियाक्रम करने के बाद मेरी माँ मेरे को घर वापस ले गई। पर मैं इस घर को तो छोड़ कर चला गया था, पर उस घर का कुछ पार्ट मेरे साथ हमेशा रहेगा, और अभी भी है। इस बात को अब 1.5 साल हो चुका है और मैं वापस इंदौर आ चुका हूँ। मैं अपनी माँ और पापा के साथ ही भी फिलहाल रह रहा हूँ। यहीं पे मैं जॉब भी कर रहा हूँ। घर बदल गया है, लेकिन वो सब मैं कभी भूल नहीं पा रहा। कभी कभी जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे साथ में ही खड़ा है। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे मैं अभी बचा नहीं हूँ, शायद मेरा अभी टाइम ही नहीं आया है। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि मैं जिंदा हूँ, पर शायद ही मेरी माँ की पूजा और उनके ताबीज़ का असर है, और शायद इसीलिए मैं ये कहानी यहाँ पे सुना पा रहा हूँ। राकेश आगे और भी लिखता है दोस्तों कि आपका चैनल मैंने देखना शुरू किया था जब आपने पहला वीडियो डाला था, और तभी मैंने सोच लिया था कि आपको ये कहानी ज़रूर दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आप ये कहानी लोगों तक पहुँचाओगे वो शायद कोई और नहीं कर पाएगा। बस मैं चाहता हूं कि आपकी ऑडियंस मुझे और मेरे आरव और पूजा को अपनी प्रेयर्स में याद रखे। बस एक बात याद रखें कि इस कहानी को सुनाने के बाद मेरे दिमाग में बस एक बात घूम रही है। मेरे साथ जो हुआ वो सिर्फ एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं था, वो एक इंसानी लापरवाही का नतीजा था। सोचो, किसी ने एक घर बस इसलिए किसी और को दे दिया क्योंकि उसे कुछ पैसे चाहिए थे। ना ये सोचा कि उस घर का पास्ट क्या है, ना ये सोचा कि उस घर पे रहने वाले लोगों की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा। लैंडलॉर्ड ने घर बेच दिया, ब्रोकर ने घर लगवा दिया, और बीच में पूरी फैमिली बर्बाद हो गई, और मैं फॉर लाइफ स्कार्ड हो गया। दोस्तों, कितनी हार्ट रेंचिंग कहानी है ना, और मैं जेन्युइनली बताता हूँ, मैं इस तरह की पैरानॉर्मल चीज़ों में बिलीव नहीं करता। मैं जेन्युइनली ये मानता हूँ कि ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये जो स्पिरिट्स होती हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इस तरह से हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाती। फिर हो सकता है कि शायद मैंने ही लाइफ अभी तक एक्सप्लोर नहीं करी हो, क्योंकि जिस इंटेंसिटी से ये कहानी मुझे राकेश ने सुनाई है, मेरे को ऐसा नहीं लगा कि राकेश की बातों में ज़रा सी भी झूठ है। उसकी आवाज़ में मुझे वो पेन फील हुआ, और ये पूरी कहानी सुनने के बाद मैं सच बोलूँ, मुझे गुस्सा नहीं, मुझे ना शर्म आती है उन लोगों पे जो थोड़े से पैसों के लिए दूसरों की ज़िंदगी को ना एक्सपेरिमेंट बना देते हैं। ऐसे लोग शायद उस वक्त बच जाते हैं, लेकिन कर्मा कभी भूलता नहीं है। कर्मा इज़ अ बिच, ये जो लाइन बोली गई है दोस्तों, ये झूठी नहीं है। कर्मा किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं छोड़ता। अच्छे कर्म भी आपको असर देंगे और बुरे कर्म भी आपको असर देंगे। वो किसी न किसी फॉर्म में आज नहीं तो कल वापस आएगा ही आएगा।
दोस्तों मैं बस ये आपको कहना चाहूँगा कि कभी भी आप कोई नया घर लें, पहले तो खुले दिमाग से वाइब एब्जॉर्ब करें। मेक श्योर कि जो भी इंसान पहले रह रहा है उससे आप बात करें, उससे पूछें। देखो ये सब चीज़ें हर घर में तो नहीं होती ना, पर क्या आप वो एग्जाम्पल बनना चाहेंगे जो एग्जाम्पल राकेश ने सेट किया है? क्या आप अपने ऊपर अपने पेन लेके वो एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे? क्या पूछ लेने में क्या जा रहा है यार, है कि नहीं? सो दोस्तों आई होप ये कहानी आपको पसंद आई हो, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपकी बातें सुन के, और राकेश के लिए भी प्लीज़ प्रे करिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अलर्ट रहिएगा। ओके बाय।